गुड मॉर्निंग बैठ जाइए। धोखा हो गया। हाँ, हमको भी, हमारे साथ भी हो गया। चलो, आपके साथ तो इतना धोखा नहीं हुआ, आपके साथ इतना ही हुआ कि क्लास ही बदल गई। हमारी तो क्लास ही नहीं थी। 45 मिनट पहले पता चला क्लास है। एक्चुअली सर के यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है तो वो आ नहीं पा रहे हैं। टेलीग्राम पे बता भी दिया था रमा ने, तो इसीलिए मैंने कहा था बता दें जाकि बहुत ज़्यादा धोखा ना हो जाए, थोड़ा ही धोखा मिले। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोमॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुन लो जरा। इतनी दिक्कत क्यों है भाई? चलिए, अब आवाज़ नहीं करी, ध्यान से सुनिए। बायो, इसमें कई सारे बच्चे होंगे जिनका पहले वाला पार्ट नहीं हुआ होगा। बायोमॉलिक्यूल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। जिन्होंने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो उसको देख करके इसको पढ़ेंगे तो कुछ आएगा समझ में। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, उसको देख करके इसको पढ़ेंगे तो आएगा। पहले एक बार कोचिंग में 2-3 दिन के लिए ऑनलाइन हो गया था, तब बायोमॉलिक्यूल का एक पार्ट पढ़ाया गया था। ठीक है, 2 लेक्चर आपका पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो आप देख लेंगे तो ये आगे की चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि आज भी इमरजेंसी में क्लास लगी हुई है तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जो पहले पढ़ चुके हैं वो ये पढ़ने के बाद और थोड़ा एनसीईआरटी से रीड करके बायोमॉलिक्यूल चाहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है, जैसे देखो केमिकल बॉन्डिंग है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको टीचर एक बार पढ़ाएगा, कई बार आप पढ़ोगे, फिर सवाल पूछोगे, मतलब कई बार डिस्कशन के बाद कंफर्म होता है। लेकिन बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये सब ऐसे होते हैं कि एक बार हम लोग पढ़ा दें, आप बार बार सोचें। इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है या बहुत सारा रिएक्शन है, तो ये टॉपिक पहले पढ़ाने का पर ऐसे ही बीच में जब टाइम मिलेगा कभी तो हम लोग पॉलीमर भी और छोटे छोटे टॉपिक कर लेंगे। वो कुछ बैचेज में हो गया, कुछ में नहीं हुआ, तो उससे ये होता है कि जो छोटे टॉपिक पहले पढ़ लोगे अगर, तो उसको आपको रिवाइज करने के लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि उसमें चीज़ें याद करनी। बायोमॉलिक्यूल में भी आज कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो पहले लेक्चर में हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं टॉपिक को वो समझ लें। हमारे पास बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। अब मेन पार्ट आपके जो सवाल पूछे गए हैं अभी तक आप देखोगे करीब
60-70% सवाल कार्बोहाइड्रेट्स के ही आते हैं और सबसे ज्यादा पोर्शन कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन के बाद डिटेल में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। डिटेल का मतलब है कि बहुत डिटेल, मतलब प्रॉपर्टीज और ये सब नहीं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में थोड़ा पढ़ना है। अभी बताते हैं इसके बारे में, हम लोग कहाँ तक किए हैं। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, 3 मोनोसेकेराइड हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 डाइसेकेराइड हैं। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज, जो आपके सिलेबस में हमें केमिस्ट्री में जानना है वो हम बता रहे हैं, स्टार्च और सेलुलोज। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बारे में काफी डिटेल है, वो लेक्चर 1 में आपके यूट्यूब पे पढ़ा हुआ। डिटेल का मतलब ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ग्लूकोज के रिएक्शंस, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कुछ डिटेल में है ग्लूकोज का। ये सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है, ठीक है। और ये लेक्चर 1 जो आपका लेक्चर 1 और 2 है उसमें मैंने पढ़ा रखा है। पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशंस हैं और स्ट्रक्चर हैं, दूसरे लेक्चर में रिएक्शन, आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग सबसे मेन पार्ट जो है वो कर चुके हैं। मतलब 40-50% सवाल जो आते हैं, अगर आप 20 सालों का देखोगे तो जो 40-50% सवाल है वो जो आते हैं वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब जो हमें करना है, डाइसेकेराइड के बारे में थोड़ा समझना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आप सभी जानते हो, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल में आप बायो में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा कठिनाई होगी नहीं अगर थोड़ा ध्यान दोगे। अब जैसे डाइसेकेराइड्स में हम कहते हैं कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बाकी दो जो डाइसेकेराइड है लैक्टोज और माल्टोज, ये रिड्यूसिंग है, ऐसा कहते हैं। तो ये हम याद रखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर सुक्रोज जैसा कोई और स्ट्रक्चर बना दे, लैक्टोज जैसा कोई और रिंग स्ट्रक्चर बना दे और हमसे पूछे ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, ये हम लोग बायो में नहीं देखते, ये हम यहाँ देखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी, आ चुका है सवाल, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर दे दे, ग्लूकोज जैसा, लैक्टोज जैसा, कोई भी, और आपको पहचानना हो कि ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, तो वो कैसे पहचानेंगे, तो वो अभी हम लोग डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो डाई में हम लोग अभी बात करेंगे सुक्रोज। मोनो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज के सारे रिएक्शन, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ा हुआ है। डाइसेकेराइड से आपको शुरू करना है। डाई में आपको क्या करना है, डाई में लैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, इसमें भी इनके रिएक्शंस नहीं है। आपको क्या देखना है, कैसे ये बनते हैं, इनके यूनिट क्या होती है, कौन सी लिंकेज होती है। जैसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक, तो कौन सी 1,4, 1,2, 1,6, ये पहचानना है, तो ये इसमें देखेंगे। पॉली में हमारे पास स्टार्च और सेलुलोज, तो स्टार्च कैसा है, सेलुलोज कैसा है, ये जानना है। स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, इन दोनों में 2-3 डिफरेंसेज है, वो जानना है। ये पूरा कार्बोहाइड्रेट मीन्स 70% खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए प्रोटीन्स बहुत डिटेल में आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो ये आप वहीं पढ़ेंगे। हम इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, जो आपको अभी यहाँ बताया जाएगा, वो बताया जाएगा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में भी क्या, अमीनो एसिड्स भी जो 20 हैं वो आप देखेंगे। वो कोई यहाँ याद नहीं करना है केमिस्ट्री में कि आपको 20 याद करने, कुछ नहीं। आपको यहाँ सिर्फ एसिडिक, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड कैसे पहचानते हैं, ज्विटर आयन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या होता है। अगर हमको दे दिया जाए पीएच 11 है
तो कौन सा अमीनो एसिड हमें मिलने का चांस है सोल्यूशन में, मीन्स थोड़ी कॉन्सेप्चुअल चीजें ये यहाँ हमें जानना है। बाकी हम अभी जो करने जा रहे हैं इसके बाद रिवीजन में ये सब कराएंगे। अभी क्या करेंगे, सिर्फ अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, जैसे हीमोग्लोबिन है कैसा है सभी जानते हो, तो ये सब आप बायो में पढ़े हो, ये हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। विटामिन्स में हम कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, विटामिन्स आपको पूरा मालूम है, रीड करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाना। इसमें आपको मालूम है ए डी ई के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, क्या सोर्स होता है, तो इसमें सब कुछ याद करना है, समझ रहे हैं, वो सब एनसीईआरटी में है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ वो बात करेंगे जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। न्यूक्लिक एसिड में हम अभी आज कुछ बात नहीं करने वाले। न्यूक्लिक एसिड काफी ज्यादा ही डिटेल में आप पढ़े हो बायो में, उसका मुश्किल से 5% भी यहाँ नहीं पढ़ना, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जो वहाँ पढ़े हो वही है यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम क्या पूछते हैं, डीएनए आरएनए के बारे में, कौन सा डीएनए में होता है नाइट्रोजनस बेस, कौन सा आरएनए में होता है ना, प्यूरिन, पायरिमिडीन, बस इनके बारे में जानना है। बाकी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, रूल, ये सब यहाँ समझने की जरूरत नहीं। तो हमारा 80% 70% करीब सवाल इन्हीं से आने, तो हम इन्हीं पे मेन फोकस करेंगे। मोनोसेकेराइड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोनो का हम एक आपको स्ट्रक्चर का व्यू देते हैं, फिर उसी से डाई बताएंगे। तो अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, जिनका मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर है वो लोग अगर कोशिश करेंगे टाइम निकाल के YouTube पे देख लेंगे तो मोनोसेकेराइड का सारा कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद इसको समझेंगे तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखो डाइसेकेराइड्स में क्या है, डाइसेकेराइड आवाज नहीं करो। देखो डाइसेकेराइड्स के अंदर पहले हम जान लें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड्स हैं, इनके बारे में जान लें। तो जल्दी से हम स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन और क्लोज चेन, जो लोग फर्स्ट डे होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं कि ओपन चेन से क्लोज चेन कैसे बनता है, ठीक है, एक का। उसके बाद हम सभी, क्योंकि आपने देखा होगा एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और एक क्लोज होता है, तो ओपन को क्लोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसका नाम आता है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपको इतना पता होगा कि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन हेक्सोज। तो यहाँ पे देखो CHO, हम लोग ऐसे लिखें CHO, OH और H। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और ये थर्ड, H और OH, ये सभी जानते होंगे। केवल थर्ड कार्बन पे डिफरेंस रहता है H और OH का, बाकी सब वैसे ही रहता है कि नहीं। तो ये ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, देखना बहुत ध्यान से सुनना। इस ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल D कहते हैं। कैपिटल D का मतलब होता है CH2OH के, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बिल्कुल नहीं होता है, इसको पहले क्लियर कर ले। कैपिटल D डजंट मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैपिटल D का मतलब होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लिसरल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। ग्लिसरल्डिहाइड जो होता है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे समझो CH2OH के बगल में, ये वीडियो देखिएगा सब डिटेल में मैंने बता रखा है, CH2OH के बगल वाले कायरल कार्बन पर अगर OH राइट में है तो कैपिटल D, बहुत ध्यान देना। अब जैसे डेक्स्ट्रो और लीवो, जब कैपिटल D के साथ स्मॉल d भी हो तो स्मॉल d के लिए प्लस लिखा जाता है। तो ये जो प्लस लिखा है दिस इज फॉर स्मॉल d एंड स्मॉल d मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो कैसे डिसाइड होता है, जो इस स्ट्रक्चर का टॉप कायरल कार्बन है, टॉप ये वाला कायरल मतलब चारों वैलेंसीज अलग अलग, ठीक है। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिनको ये चीजें अभी नहीं मालूम है वो लेक्चर देख के करेंगे तो आ जाएगा।
एक कायरल, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कायरल कार्बन। अब इस कायरल कार्बन पे छोटे वाले ग्रुप से बड़े वाले ग्रुप की तरफ जाना होता है, और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता है तो कहते हैं लीवो रोटेटरी। यानी ये कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है, छोटा वाला ग्रुप और ये बड़ा वाला, छोटे से बड़े जाने पर कैसा है? क्लॉक। क्लॉक मतलब डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो मतलब स्मॉल डी, और जब स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों साथ में हो तब हम उसको स्मॉल डी की जगह प्लस लिखते हैं। क्लियर हो गया? ये डी क्या बता रहा है? CH2OH के बगल वाले OH कहाँ है? राइट में। तो ये हो गया कैपिटल डी। और ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो क्या बता रहा है? प्लस। और ये क्या चीज है? ग्लूकोज। बात क्लियर हो गई? अब सुनिए, जब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो रिंग में एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लो, रिंग कैसे कन्वर्ट होता है। ये हमने कहा पीछे वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ये हम रिपीट केवल कर रहे हैं। अब देखो कैसे होता है ये एल्डिहाइड को हम ऐसे दिखाते हैं। अब देखो क्या होगा, ये जो H है ना, यहाँ देखिए एल्डिहाइड के O पर कौन सा चार्ज? माइनस, और यहाँ C पर प्लस। इस पर कौन सा चार्ज? प्लस, और इस पर ये जो H है, ये वाला H यहाँ जाएगा इनके पास। ठीक है, अब अगर इनके पास जाएगा तो देखो क्या होगा? CH, हमने CH लिख दिया और OH लिख दिया। देखो ये O और ये वाला H। अब इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक खाली हो गई, क्योंकि अब C और O के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल। अब देखो क्या होने जा रहा है, बाकी चीजें तो ऐसे ही पहले लिख दो, CH2OH। अभी देखिए OH H, बाकी वैसे ही रहने दीजिए, OH और H। यहाँ पर OH H, अब यहाँ पे H लिखा है और ये क्या लिखा है? O। अब देखना ध्यान से, इसकी वैलेंसी है खाली, कितनी है अभी? 3, होती कितनी है? ये देखिए, जुड़ गया, समझ रहे? जो इसकी वैलेंसी फ्री हुई और इसकी फ्री हुई वो जोड़ दी, अब ये रिंग बन गया। लेकिन देखने में अच्छा रिंग नहीं लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा डिजाइन बदल लेंगे इसका। है यही रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब देखो डिजाइन में क्या बदलाव करेंगे। कितने कार्बन का रिंग बना है देखते हैं, कितने मेंबर का? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग बना। अब इस रिंग को हम रिंग जैसा अगर बनाएं तो 6 मेंबर का रिंग है, और एक क्या है इसमें? ऑक्सीजन। 6 मेंबर का रिंग विद 1 ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइरेन रिंग। ठीक है, बोलते हैं पाइरेन, पाइरेनोज जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखो पाइरेन रिंग जो होता है, देखिए ऐसा हम बना देते हैं, बहुत ध्यान से समझना भाई। पाइरेन, देखिए एक हमने क्या बना दिया? ऑक्सीजन, और 6, 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिए हमने और एक ऑक्सीजन, इसी को हमने वैसा बना दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान सिंपल है कि हमने आपको एक ट्रिक बताया था, LURD, ये पहले भी बता रखा है। जब इस रिंग को इसमें कन्वर्ट करो तो जो ग्रुप लेफ्ट साइड में है उसको ऊपर लिखो, और जो राइट साइड में है उसको नीचे लिखो। बस सिंपल तरीका एकदम। इसलिए आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। आपको अगर केवल ये वाला आता है तो बाकी सब हो जाएगा। LURD, लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन। लेफ्ट अप राइट डाउन का मतलब देखिए, हम इसको बना रहे हैं। देखो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इस वाले कार्बन पर राइट साइड में क्या है? OH। राइट वाले को कहाँ लिखते हैं? डाउन। अब पहले देख लें कार्बन कौन सा है। देखो हम नंबरिंग करें, अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। अब 6 कार्बन में आप देखो, अब यहां से नंबर करो, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर कार्बन में OH
फर्स्ट कार्बन में OH राइट साइड में है, तो इस राइट साइड वाले को हम कहते हैं अल्फा, और अगर ये लेफ्ट में होता तो बीटा। अल्फा और बाकी तो यही है ना, बाकी में तो कोई बदलाव हुआ नहीं है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब नाम समझ में आ गया सबको। अल्फा क्यों लिख दिया? फर्स्ट कार्बन पे OH राइट में, बाकी डी प्लस ग्लूकोज रहा। अब यहाँ देखो कि इसको अगर इसमें कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट करने के लिए तरीका लेफ्ट अप राइट डाउन। अब देखना O वाला जो है किस कार्बन के बीच में है? O 1 नंबर और 5 नंबर, इसी के बीच में तो O है। ये देखिए 1 नंबर कार्बन हम लिख रहे हैं, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर कार्बन लिख दिया। 5 और 1 के बीच में क्या दिख रहा है? O। अब हमने कहा 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर मैंने डाल रखा है, उस पर क्या करेंगे? OH को नीचे लिखें कि ऊपर? राइट है, डाउन लिखते हैं। OH और H यहाँ आ जाइए, यहाँ भी डाउन पे क्या लिखेंगे? OH और H। यहाँ पे क्या लिखेंगे? OH ऊपर, H नीचे। इधर OH कहाँ लिखेंगे? नीचे और H ऊपर। और इस वाले कार्बन का तो हो ही गया है। यहाँ देखिए इस वाले पे, मेरी बात ध्यान सुनिए, H नीचे ऊपर नहीं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग हमेशा रिंग के बाहर CH2OH लिखते हैं। ये जो 5वां कार्बन है 5th वाला, इस पर क्या क्या लगा? H और CH2OH, तो एकदम क्लियर है CH2OH रिंग के बाहर और H, ये बन गया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारा क्या दिख रहा है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये है हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो कैसे रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको इसमें और इसको इसमें, ये हम लोगों ने पहले देख लिया। अब आज हम डाइसैकेराइड की बात करने वाले हैं। डाई में देखिए क्या क्या है, सुक्रोज है, और हम पहचानेंगे कि कैसे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग। तो देखो पहले बात करेंगे हम लोग सुक्रोज की। अब सुक्रोज क्या है और कैसे हम लोग देखते हैं, तो सुक्रोज सबसे पहले देखिए, ये जो डाइसैकेराइड है इसके बारे में समझ लीजिए। ये इसका जो यूनिट है वो क्या क्या चीज है? यूनिट्स मतलब इसमें कौन से मोनोसैकेराइड हैं? तो अल्फा डी ग्लूकोज है, और क्या है? आप सभी जानते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इनके बीच में जो लिंकेज है उस लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक। जब दो शुगर यूनिट, दो मोनोसैकेराइड जुड़े और वाटर रिलीज हो जाए तो O बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये है ना, अभी दिखेगा O बीच में जुड़ जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। अभी देखना है ग्लाइकोसिडिक है कौन सा, तो ग्लाइकोसिडिक इसका कौन सा है? देखिए पहले लिखें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये लिंकेज कौन सा है? 1,2। 1,2 का मतलब समझ रहे हो? अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, और ये मिलके ग्लाइकोसिडिक बना लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग है, पहचानोगे कैसे। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज तो ऑलरेडी बना हुआ है, हम क्या बना लें साथ में? बीटा डी फ्रक्टोज। हम बना लें बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज जब आप बनाओगे, तो मैं फ्रक्टोज यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान देना। फ्रक्टोज में अब मैंने कहा कि ये हम बनाना नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हम सब सिखाएंगे तो फिर वही लेक्चर हो जाएगा जो पहले पढ़ा हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा अब आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा वहां पर जाकर। ये इसमें कौन सा रिंग होता है? फ्यूरैन रिंग, 5 मेंबर का रिंग, और इसमें पाइरैन रिंग होता है 6 मेंबर। तो अब आप देखो, जरा ध्यान से समझना। हम लोगों ने यहाँ लिया, हमने कहा है बीटा डी फ्रक्टोज लेना है, बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज में बीटा में
देखो अल्फा में OH कहाँ दिख रहा है आपको? नीचे, है ना? और बीटा में कहाँ दिखने वाला है? ऊपर, CH2OH। अब यहाँ ध्यान देना है, जब फ्रक्टोज आप देख लेना आज लेक्चर, 1 2 नंबर कार्बन ये है भाई, 1 नंबर ये है, 1 2, और ये कितने नंबर है? 3। और 3 पर क्या होता है? अलग होता है। कैसा अलग होता है? OH ऊपर, H नीचे। 4 पर क्या होता है? 4 पर OH नीचे, H ऊपर। और 5 पर तो कोई दिक्कत नहीं है, CH2OH और H। ये है फ्रक्टोज, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये कितने नंबर कार्बन है? 2। इसी को जुड़ना है, किससे? 1 नंबर। यानी हम इसको थोड़ा सा पलट लें तो ज्यादा आसान रहेगा। तो पलट ले या दोनों को जोड़ करके स्ट्रक्चर बना दें, इतना समझ जाओगे। बनाए स्ट्रक्चर इसको देखते हुए, खाली ये है कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो देखो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कठिन है काफी। देखो ये बायोमॉलिक्यूल तो वैसे कठिन लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है बायोलॉजी में इतना डिटेल में, और एक ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जो ठीक से समझ में आता है। उसमें भी इतनी दिक्कत होगी, कैसे काम चलेगा? OH और CH2OH और H, ये क्या बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज। वही कॉपी किया मैंने। अब देखो इसको हम थोड़ा उल्टा कॉपी कर रहे हैं, देखना ध्यान से। प्लस बीटा डी फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन, देखना ध्यान से भाई। अब ये स्ट्रक्चर की जरूरत हम बार बार कह रहे हैं, क्यों पड़ती है? क्योंकि 2-3 बार आप प्रीवियस ईयर में देखोगे सवाल ऐसे हैं कि वो कोई भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना देते और बोलते हैं ये किस यूनिट मींस इसका मोनोसेकेराइड बता दो, या ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग है या नहीं है। क्योंकि अगर खाली यही आता तब तो हम कुछ नहीं देखते, हम यही याद कर लेते ये किससे बनता है, कौन सा लिंकेज होता है, उसी काम चल जाता। लेकिन वो हाइपोथेटिकल सवाल भी पूछ चुके हैं, जो सवाल मींस डायरेक्ट नहीं है, वो इस पे बेस्ड पूछ चुके हैं। तो देखो आप क्या करेंगे, हम 2 नंबर वाले को बना रहे हैं। 2 नंबर वाला देखिए क्या मैंने लिखा है बीटा डी में, OH और CH2OH लिखा है यहाँ पर, ये 2 नंबर वाला है। देखिए ये 2 नंबर, 2 के बाद हम कहाँ गए? इधर देखो 3 नंबर। तो 3 पर मैंने क्या बना रखा है? OH H। क्लियर है एकदम? अब यहाँ देखो 4 नंबर, H और OH। 5 नंबर CH2OH और H। एकदम क्लियर हो गई बात। देखो करना क्या, देखना इसका चाहे इसका कहीं का भी, देखिए ये रहा आपका, मान लो ये रहा OH और ये रहा क्या? H। निकाल दिया आपने, ठीक है। इसको हटा दिया तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा? O, ठीक है। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ। देखिए ये देखिए O, केवल बाकी चीजें वैसे ही सेम रहेंगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ H और यहाँ लिख रहा हूँ देखो O। देखना यहाँ लिख दिया मैंने CH2OH। देखो इसमें बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी? ऐसे ही जैसे बना हुआ। इस रिंग में बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी, केवल ये वाला O इसके साथ जुड़ गया। जुड़ गया क्या? ये कितने नंबर कार्बन था? ये 1। और ये कितने था? इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? 1 2। और कैसा? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। बात क्लियर हो गई? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये हम जानते हैं। भाई सबको याद तो होगा ही ना, सुक्रोज अकेला नॉन रिड्यूसिंग, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग, ये हमें याद तो है ही। क्यों? अब पहचान लेते हैं। जब कभी भी रिंग स्ट्रक्चर में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आपको पहचानना हो तो उसका सिंपल सा ट्रिक है, जहां पर O है
उसके नेक्स्ट कार्बन पर अगर OH जुड़ा है तो वो रिड्यूसिंग है, OH नहीं है तो रिड्यूसिंग नहीं है। ये ट्रिक है, ये नहीं लिखा है NCERT में, ढूंढने से नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। किसी भी रिंग में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पहचानने के लिए जिस कार्बन, ये जो O है, O के अगले कार्बन पर अगर OH मिले तो क्या है, रिड्यूसिंग, OH नहीं मिले तो नॉन रिड्यूसिंग। अब आप देखिए यहां से शुरू करते हैं। O के बगल कार्बन पर OH है क्या, रिड्यूसिंग होता है ग्लूकोज, आप सभी जानते हो। फ्रक्टोज, जबकि हम लोग अगर ऑर्गेनिक थोड़ा याद हो तो हम कहते हैं एल्डिहाइड टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस करता है, कीटोन नहीं करता है। और फ्रक्टोज ये क्या है, कीटोन। लेकिन देखो फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग है, कैसे हम कहते नहीं है ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो देखो फ्रक्टोज क्यों है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, O के बगल वाले कार्बन पर OH लगा है, रिड्यूसिंग है। बात समझ में आई नहीं आई, O के बगल कार्बन पर OH ग्रुप लगा है, रिड्यूसिंग, नहीं लगा है नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखिए, ये O है, क्या बगल वाले कार्बन पर कहीं अब OH दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ये O है, इसके बगल कार्बन पर कहीं OH दिख रहा है, नहीं, यानी इधर तो नहीं। अब जरा उधर की तरफ भी चेक कर लिया जाए, O के बगल वाले कार्बन ये भी तो है, क्या इसमें डायरेक्ट OH लगा है, कहाँ लगा है, ये तो CH2 के साथ, यानी नहीं लगा है। इधर आओ जरा, O का जो बगल वाला कार्बन है, ये वाला OH तो चला गया ना, क्या दूसरा OH लगा है, नहीं। यानी जो भी स्ट्रक्चर हमें दुनिया का कार्बोहाइड्रेट कोई भी मिले, हम उसको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग देखने के लिए क्या करेंगे, O के बगल में कार्बन दोनों तरफ चेक करेंगे। अगर कार्बन पर OH है तो रिड्यूसिंग, नहीं है तो बस, सिंपल है एकदम। क्लियर हो गई बात। ये हो गया हमारा कौन सा, सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्लियर हो गया। यानी 3 बातें हमें सीखने को मिली। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है, रीजन मैंने बताया, O के बगल वाले कार्बन पर OH डायरेक्ट लगा नहीं। फिर हमने कहा सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो कि 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बना। तीसरा पॉइंट हमने कहा वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का है और सेकेंड कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज का है। एकदम क्लियर है बात। अब इसको नोट नहीं करिए, अगर आप चाहें तो पिक्चर क्लिक कर लो, चाहें तो ये आपको शाम को 5 बजे ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद देख के नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नोट्स बनाओगे बहुत कम पढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आप पिक्चर क्लिक कर लेना है या शाम को आप यूट्यूब पे देखोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है। वैसे भी हम लोग इतना थोड़ी पढ़ने को आतुर हैं, तुरंत पढ़ ही डालेंगे। तो कहाँ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है अभी तो उसको पढ़े 1.5 महीने हुआ है। चलो नहीं बता सकते, वो नेचर ही नहीं। हाँ नेचर ही नहीं है, कार्बन के बेस पे रिडक्शन डिसाइड ही नहीं होता। पिक्चर क्लिक कर लीजिए, फिर फटाफट आगे बढ़े। बता दे इधर, अब देखो हम दूसरा शुगर देखते हैं जो रिड्यूसिंग है या नहीं है, इसको देखते हैं जरा डाइसेकेराइड में। आवाज नहीं करो, ध्यान दो। देखिए ये हो गया आपका सुक्रोज। सुक्रोज के बाद हम दूसरा देखते हैं माल्टोज। अब देखो इसमें सिंपल है एकदम, बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी। माल्टोज जो होता है, पहली बात ये रिड्यूसिंग है। वैसे भी हम जानते हैं सुक्रोज को छोड़ के सभी रिड्यूसिंग है। डाइसेकेराइड ये रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। किसके किसके बीच,
अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब सेम यूनिट आपको जोड़ना, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। और ये जो लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो लिंकेज किसके बीच में है? 1 और 4, मतलब एक का पहला कार्बन दूसरे का चौथा कार्बन। बात क्लियर है? तो एक बार हमने बना रखा है अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसी को हम लोग यूज कर लें, फिर बनाए बैठे और सिर्फ कौन सा कार्बन यूज करें? पहला और चौथा, हो जाएगा काम। तो देखिए अभी पता चलेगा ये रिड्यूसिंग क्यों है। चलिए देखते हैं। उसी स्ट्रक्चर को फिर हम कॉपी करते हैं यहाँ पर, और पूरे स्ट्रक्चर को हम नहीं सिर्फ कॉपी करेंगे, हम सिर्फ उसको कॉपी करेंगे जिस कार्बन की जरूरत है, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो हम फर्स्ट कार्बन ले रहे हैं, फर्स्ट कार्बन पर H और OH, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन। क्लियर है एकदम? अब इसी को हम बना रहे हैं, इसी सेम स्ट्रक्चर को। तो अब इसके हम कौन से कार्बन को लेने वाले हैं? चौथे कार्बन को, चौथा कार्बन। देखिए तो ये तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे कार्बन पर मैंने क्या लिख रखा है? H और OH, ऐसा लिख रखा है। ये अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? फर्स्ट, और ये कौन सा? फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। अब यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, ये निकाल देते हैं वाटर। ग्लाइकोसिडिक में सिंपल है, 2 OH को कंडेंस करके वाटर रिलीज करना, और कुछ नहीं है इसमें। 2 OH को कंडेंस करके वाटर रिलीज करना है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाएंगे तो आप देखो, यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने लिख दिया O। देखिए ये रहा H और ये वाला O, दोनों के बीच जुड़ गया। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही रह जाएगी। ये बन गया माल्टोज, ये फर्स्ट कार्बन, और ये कौन सा? O। ये क्या बन गया हमारा? माल्टोज। अब खुद पहचानो क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। पहचानते हैं जरा। देखिए इसमें कोशिश करें पहचान, रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है। देखिए O के बगल वाला जो कार्बन, यहाँ देखो, ये फर्स्ट वाला तो ठीक है, ये वाला उठा के आपने यहाँ रखा, ठीक है ना? फर्स्ट वाले का OH तो चला गया, है ना? ध्यान सुनना। अच्छा ये कौन सा वाला है? फोर्थ वाला। मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये तो बचा रहेगा ना पहला। ये कौन सा कार्बन है? पहला। तो इसका पहले का OH तो चला गया, लेकिन दूसरे वाले के पहले का OH बचा है कि नहीं बचा है? बचा हुआ है। कौन सा गया है? चौथा वाला, पहला बचा है। क्या कंडीशन बताई थी अभी मैंने? O के बगल कार्बन पर होगा नहीं, है दिख रहा है, और अगर है तो रिड्यूसिंग है। समझ में आई बात? यानी क्या पहचानना था? O के बगल कार्बन पर OH। तो पहले वाले कार्बन का तो चला गया, उसको एग्जैक्टली कॉपी करके यहाँ रखा मैंने। पहले वाले का OH चला गया, इसका कौन सा OH चला गया? चौथा। लेकिन पहला वाला अभी बचा हुआ है ना, और पहला बचा होने का मतलब O के बगल कार्बन पर OH है, और अगर है तो रिड्यूसिंग होगा। बात क्लियर एकदम? तो ये माल्टोज हो गया, माल्टोज रिड्यूसिंग है। अब हमारे पास क्या बचा? लैक्टोज। लैक्टोज को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क शुगर, है ना? लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर। तो लैक्टोज देखिए, लैक्टोज, लैक्टोज अगर आप देखोगे, ध्यान देना, लैक्टोज रिड्यूसिंग है या नहीं है? है, क्योंकि हमने याद कर रखा है। लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, पहली बात। दूसरी बात, लैक्टोज क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लैक्टोज। बीटा डी गैलेक्टोज
ग्लाइको ये अच्छा देखो, ये स्ट्रक्चर भले ना आए, लेकिन ये बात याद रहे कि यूनिट क्या है, लिंकेज क्या है, क्योंकि ज्यादातर सवाल यही है आपके कि कौन सा लिंकेज है, कौन यूनिट जुड़ रही है ना। तो ग्लाइकोसिडिक है और कैसा है 1,4, 1,4 मतलब 1 और 4। ठीक है, अब अगली बात आपको ये समझना है, जो गैलेक्टोज होता है ये क्या चीज है? गैलेक्टोज जो है C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये गैलेक्टोज की डेफिनेशन है और ये पूछा भी गया। C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग बना रखे हैं, बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज बना रखा था, अभी वो उधर बना है। तो चलिए हम जरा बीटा डी ग्लूकोज बनाते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान देना भाई। देखिए ये रहा हमारे पास, अल्फा डी में OH कहाँ रखते थे? नीचे। बीटा में कहाँ रख दें? ऊपर। बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। बताइए ये बीटा डी ग्लूकोज बना कि नहीं? सब लोग देख के बताइए ना, कैसे ही बोल दीजिए। क्या ये बीटा डी ग्लूकोज है? क्या चेंज किया मैंने? H और OH। ये है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। एकदम क्लियर बात? सुनना, C4 का मतलब ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एनोमर का मतलब होता है, जैसे आप कहते हो ना आइसोमर, आइसोमर के अंदर आप चले जाओगे तो एक टर्म आएगा, ये आगे आप लोग पढ़ोगे अभी। आइसोमर के अंदर एक टर्म आता है ऑप्टिकल आइसोमर, उसके अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं डायास्टीरियोमर, उसके अंदर हम पढ़ते हैं ईपीमर, उसके अंदर पढ़ते हैं एनोमर। तो हम डायरेक्ट बहुत अंदर चले गए और आइसोमर से सीधे कहाँ आ गए? एनोमर। तो C4 एनोमर का मतलब ऐसे दो स्ट्रक्चर जिसके सिर्फ चौथे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। फिर से सुनो क्या कहा, गैलेक्टोज क्या चीज है? C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, इसके चौथे कार्बन पर अगर H को नीचे OH को ऊपर कर दें तो गैलेक्टोज बन गया। समझ आ रहा कुछ? बीटा डी ग्लूकोज तो समझ ही आ रहा होगा। इसके चौथे कार्बन पर अगर हम OH ऊपर और H नीचे कर दें तो यही क्या बन गया? गैलेक्टोज। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? एनोमर। जब किसी, जैसे कई जगह होता है C2 एनोमर, C3 एनोमर, C4 एनोमर। इसका मतलब क्या है? एनोमर का मतलब एक जगह चेंज हो जाएगा, और हमने बोला C4 यानी चौथे पर, C2 एनोमर दूसरे पर। बात समझ में आ रही है? तो गैलेक्टोज इज C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज हमने बना रखा है। अब बीटा डी ग्लूकोज का हम C4 एनोमर बना लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे? यही सेम स्ट्रक्चर लेंगे और चौथे पर OH को ऊपर और H को नीचे कर देंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए करके देखते हैं इसको। गैलेक्टोज हम बनाते हैं, देखिए 1, यहाँ देखिए ये रहा OH, ये रहा H, और यहाँ पर क्या हो गया? अब OH और H नहीं ऊपर कर दिया भाई। बीटा डी ग्लूकोज में जो था उसको चेंज कर दिया, तभी तो गैलेक्टोज बनेगा। बाकी सारी चीजें क्या कर दी? वैसे ही रहती। H और OH, OH और H, यहाँ पर CH2OH और H। ये क्या बन गया हमारा? बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बात क्लियर है एकदम? बीटा डी गैलेक्टोज। अब हम क्या करने वाले हैं? ये बीटा डी गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन? पहला। और बीटा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? चौथा। तो चौथा कार्बन मतलब यही तो है बीटा डी ग्लूकोज। अब इस बीटा डी ग्लूकोज को ऐसे ही लिख दें, यहाँ पर बात हो जाएगी। कहाँ आपका? बोलो भाई। अब यहाँ देखिए ये रहा हमारा OH H, H OH, OH H,
और यहाँ पर H और OH, CH2OH और H। ये क्या बना हुआ है? बीटा डी ग्लूकोज बना है। ये बना है बीटा डी ग्लूकोज और ये बना है बीटा डी गैलेक्टोज। बात एकदम क्लियर है? दोनों जोड़ दें। ये देखो 1 2 3 4, इसका चौथा कार्बन और इसका पहला। ये देखिए OH और H निकाल दिया। बात क्लियर है? अच्छा, अब हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, बड़ी मेहनत लग रही है, ऐसे ही सुनो। देखो अब इसको हटा दोगे तो क्या जुड़ जाएगा? O जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद चेक करो क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में O के बगल में OH आ रहा है क्या कार्बन पर? देखिए O के बगल में यहाँ से तो OH चला गया, यहाँ कहीं है नहीं, बगल में तो है नहीं OH। लेकिन इसमें जरा चेक करो, O के बगल में कार्बन पर OH पड़ा रहेगा 1 वाला, है कि नहीं? यानी रिड्यूसिंग होगा, यानी लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, क्योंकि O के बगल वाले कार्बन पर OH इंटैक्ट है, वैसे ही पड़ा हुआ। बात क्लियर हो गई? तो ये लैक्टोज भी हमारा क्या हो गया? रिड्यूसिंग। माल्टोज आपने देख ही लिया। तो अब ये हमें क्या करना है, मेन बातें क्या याद रखनी है, मेन ये पॉइंट याद रखना है कौन कौन सा कैसे बन रहा है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग तो हम याद ही रखते हैं। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग ये वाला टेक्निक बताने का पर्पज है कि 2-4 बार सवाल ऐसे बने हैं कि वो जैसे मान लीजिए कोई लिखेंगे नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे पॉलीमर। अब वो पूछेंगे कि पॉली इसमें बताइए कि आपको रिड्यूसिंग कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा। तो आप क्या ढूंढेंगे? यही चीज, O के बगल में कार्बन पर OH। बात क्लियर है? अब सुनिए, अब हमने डाइसैकेराइड में सुक्रोज देखा। सुक्रोज को मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज किस का कौन सा कार्बन? पहला। बीटा का दूसरा, बीटा डी फ्रक्टोज। रिड्यूसिंग नहीं है ये, ठीक। फिर हमने कहा माल्टोज। माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज, एक का पहला दूसरे का चौथा, ये रिड्यूसिंग है। फिर कहा गया लैक्टोज, रिड्यूसिंग है। अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या चीज है? मैंने कहा C4 एनोमर। गैलेक्टोज इज C4 एनोमर, C4 एनोमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का C4 एनोमर, मतलब हम बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं और चौथे कार्बन पर जो दिख रहा है उसको उलट दें। वहां पे H और OH, H ऊपर OH नीचे था, हमने OH को ऊपर कर दिया, बस। क्लियर? ये बन गया गैलेक्टोज। अब बीटा डी गैलेक्टोज का पहला वाला कार्बन उठा लेते हैं और बीटा डी ग्लूकोज का चौथा, दोनों जोड़ देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बन गया लैक्टोज। बात क्लियर है? डाइसैकेराइड से यही सवाल आते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझे रहिएगा, क्योंकि पॉली में भी हम यही जोड़ने वाले। पॉली मतलब आपको स्टार्च और सेलुलोज के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। स्टार्च में 2-3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछे गए हैं आपसे, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का। ये डिफरेंस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ये कार्बोहाइड्रेट खत्म, फिर हम लोग अमीनो एसिड का जो ज्यूटर पे है उस पे आते हैं। ये हटा दें, इसको क्लिक कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हो गया? अब देखो, देखते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, स्टार्च के बारे में ही मेनली जानना है। तो पहले देखो, स्टार्च के बारे में हम बता दें
कि स्टार्च के बारे में जो अभी लिख रहे हैं, मेन सवाल करने के लिए वही याद करो। पहले वो बता देते हैं, फिर उसके बाद उसको समझेंगे कैसे वो भी बता देते हैं, जिससे थोड़ा कम लोगों का मतलब होगा। पहले मेन पॉइंट यही मतलब होगा, वो सुन लीजिए, क्या क्या याद कर लेना। स्टार्च के 2 यूनिट हैं हमारे पास, एक को कहते हैं एमाइलोज और एक को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। तो एक को हम कह रहे हैं एमाइलोज। स्टार्च 2 यूनिट, यूनिट का मतलब है, यूनिट नहीं है ना कि दोनों जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्च जैसे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लोरीन, तो हम कहते हैं क्लोरीन नेचर में 75% 35 होता है आइसोटोप, और 25% 37। ये भी नई बात लग रही है, इसीलिए एवरेज आता है 35.5। ठीक है, उसी तरीके से स्टार्च जो है उसमें देखा गया है ज्यादातर स्टार्च एमाइलोपेक्टिन है, थोड़े स्टार्च किस फॉर्म में मिलते हैं, एमाइलोज। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये 2 स्टार्च के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यूनिट ना कह के कहें कंस्टिट्यूएंट, मतलब स्टार्च 2 तरीके के। अब एमाइलोज जो होता है ये एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर, इसमें ब्रांचिंग नहीं, सीधा सीधा जुड़ा होगा। और ये कैसा है, ब्रांच है। अभी दिखाते हैं कैसे ये ब्रांच है, ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच। ठीक, अगला पॉइंट, एमाइलोज जो है ये 15 से 20% खाली स्टार्च, जो टोटल आपको दिखता है तो 15-20% स्टार्च ऐसा होता है। 80 to 85% स्टार्च कैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक, एमाइलोज के अंदर ध्यान देना, ये 1,4, ध्यान दीजिए, 1,4 अल्फा डी ग्लूकोज का 1,4 लिंकेज, इसमें कैसा है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका यूनिट क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और कैसा लिंकेज है, 1,4 लिंकेज। तो 1,4 समझ गए, जैसे अभी माल्टोज का था। बात क्लियर है। यहाँ पे देखो अल्फा डी ग्लूकोज ही यहाँ भी होगा, यूनिट नहीं बदलने जा रही क्योंकि स्टार्च ही है ना, लेकिन यहाँ पे 1,4 एंड 1,6 लिंकेज, 1,4 वाला लीनियर बनाता रहेगा। मतलब समझ लो कि जो एमाइलोज है वही बना हुआ है इसमें भी, ठीक है, लीनियर बन रहा है, लेकिन छठे कार्बन को भी ऊपर से जोड़ दिया। अभी छठा वाला देखिए ऊपर है, ये रहा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसको भी जोड़ते जाएंगे और ये सामने सामने जुड़ता जा रहा, तो ये क्या बनता जाएगा, लीनियर। और अगर ये भी जुड़ेगा तो ब्रांचिंग भी होगी, इसलिए 1,4 1,6 दोनों होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन में। ठीक है, अब चूंकि ये कैसा होता है, सॉल्युबल, वाटर में कैसा है, सॉल्युबल, और ये कैसा है, इनसॉल्युबल। बस इतने ही से आपका काम चल जाएगा, जो याद करने वाली बात क्लियर है, ये इनसॉल्युबल और ये सॉल्युबल। इसीलिए ओवरऑल स्टार्च हमें वाटर में सॉल्युबल नहीं दिखाई देता। जैसे हम वो ऐसे देखते हैं तो हम कहते हैं स्टार्च वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल, क्योंकि उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है, 85% तो यही है, और ये नहीं घुल रहा है, यानी बहुत थोड़ा पार्ट घुलेगा ना, यानी वो दिखेगा कैसा, इनसॉल्युबल। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, इसमें आपको डिटेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है, एक आपको आइडिया बता देते हैं कि कैसा हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे अगर हम एमाइलोज बनाएंगे तो एमाइलोज बनाने के लिए देखिए, ये रहा आपके पास, केवल इसको देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा में OH कहाँ होता था, नीचे, H ऊपर, यही होता था। अब अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे का क्या लेना है, 4,
तो 4 इसका यूज कर लेते हैं। ये है HOH और ये यहाँ पे 4 पे क्या होता था, H और OH। क्लियर है? अब देखिए ध्यान सुनिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, क्या हम ऐसा O बना दें, काम चल जाए? बोलो भाई। अब देखो क्योंकि इधर भी ये जुड़ता चला जाएगा भाई, ये अगर 1 है तो ये क्या है 4, और ये क्या है पॉलीसेकेराइड, ये डाई तो है नहीं, वहीं रुक जाएगा ना, पॉली है, ये 1 है और ये क्या है 4, ये क्या है 4, ये क्या है 1, इसका 1 अगले 4 से जुड़ेगा और इसका 4 अगले 1 से, और ऐसे लीनियर बनता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये हो गया एमाइलोज। अब ये क्या बन गया एमाइलोज, इसके स्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है, अगर वहां मान लो ऐसा आना ही नहीं है, मान लीजिए आए तो आप केवल बेसिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का अगर याद है तो कर लोगे। अब जब हम कह रहे हैं एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोज तो ऐसे ही रहेगा ही रहेगा। अब एमाइलोपेक्टिन देखो HCH2OH, समझ रहे हो बात को? अब ये वाला OH समझिएगा, और देखो देखना ध्यान से, ये कितने नंबर कार्बन है 6 नंबर, और इनका 1 नंबर अगले वाले का, वो क्या करेगा यहां से निकालेगा OH, और ये भी जुड़ता जाएगा, तो ये भी जुड़ता जाएगा ऊपर की तरफ, किससे? देखो इस वाले का, इसका देखिए 6 नंबर और अगले का क्या 1, तो 1 पर एक OH जो रहेगा वो वाला, इनका OH और 1 पर H, तो ये जुड़ता चला जाएगा और ये सीधा जुड़ता चला जाएगा, तो सीधा जुड़ेगा तो एमाइलोज और ऊपर जुड़ेगा तो ब्रांचिंग, तो सीधा प्लस ऊपर दोनों क्या बन गया एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर बनाने को ऐसा कुछ आना नहीं, खाली आप ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्टार्च के बाद आप देखो सेलुलोज, जिसके बारे में आप डिटेल में जानते होंगे शायद। सेलुलोज कैसा होता है? ब्रांच नहीं है, ये भी लीनियर, तो एकदम सिंपल है, लीनियर पॉलीमर है, लीनियर किसका? बीटा डी ग्लूकोज, बहुत ध्यान देना भाई, यहाँ किसका है बीटा डी ग्लूकोज, और ये किसका था? ये देखो 95% सवाल में यही याद रखना है, यूनिट क्या है, लिंकेज कौन सा है, कौन सा कार्बन यूज हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। 5% सवालों के लिए स्ट्रक्चर डिटेल में जानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अल्फा था, ये कौन सा है बीटा डी, लीनियर ही है, मतलब ब्रांचिंग नहीं है। अब बीटा डी में लिंकेज कौन सा है? 1,6 लिंकेज, मालूम है नहीं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें कौन सा है? 1,6 का मतलब समझ पा रहे होंगे, इसका 1 कार्बन उठा लीजिए, मतलब ये वाला OH, और दूसरे का कौन सा 6, मतलब ऐसे ऊपर जोड़ते चले जाइए। अब जरूरी है लीनियर का मतलब ऐसे ही हो, ऐसे हो तब भी लीनियर ही है, ठीक है ना। तो 1 और 6 जुड़ता जाएगा किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। तो बीटा डी ग्लूकोज का 1,6 क्या बना? सेलुलोज। अल्फा डी ग्लूकोज का 1,4 बना एमाइलोज, 1,4 1,6 बना एमाइलोपेक्टिन। बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? इसमें ब्रांचिंग नहीं, ठीक है। अब आइए, ये हम लोगों ने देख लिया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक। अब हमें जो लास्ट पॉइंट इसमें समझना है, मैंने आपसे कहा न्यूक्लिक एसिड आप बायो में पढ़ ही रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो एक क्विक रिवीजन पूरा फिर करेंगे, ठीक है। विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब खुद पढ़ने वाली चीज, ठीक है। प्रोटीन में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपने बायो में पढ़ा, जो केमिस्ट्री की चीज है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, मेनली अमीनो एसिड में आयंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे जरा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड घबराइए नहीं, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, नहीं पता चले जागते रहो चिल्लाना पड़े, हैं? देखो आप नहीं भी कहोगे तो भी हम अमीनो एसिड खत्म करने के बाद ही छोड़ेंगे,
चाहे जितना भी जागते रहो चिल्लाना पड़े। देखो अब आए हैं संडे को, तो कुछ तो आपका तो खैर शेड्यूल्ड था मान लो, हमारे साथ तो धोखा हो गया। तो आप धोखा में आए हैं तो ऐसे थोड़ी 15 मिनट में चले जाएंगे, कुछ पढ़ा जाएंगे ना, ताकि कुछ तो फायदा हो। देखो अमीनो एसिड्स में क्या है, आप ये तो जान ही रहे कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, बॉडी बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंट है क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो यूनिट है वो क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एग्जैक्टली जैसे पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड देखा ना, वैसे ही जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। लेकिन अमीनो एसिड से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं, डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, है कि नहीं। तो यानी कितने जुड़ रहे हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड हजारों जुड़ेंगे तब बनेगा प्रोटीन। तो यानी उसमें पेप्टाइड का मतलब देखिए, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मतलब हम क्या कह रहे हैं, सी, ध्यान से सुनिएगा भाई, CRCOOH NH2 और H ले लिया। इसी को हम बदलते रहते हैं, इसी की वैल्यू को बदलते रहते हैं, तो अलग अलग अमीनो एसिड बनता जाता है। अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप नाम है, इसीलिए अमीनो एसिड। अब देखना जरा ध्यान से सुनना, हमने ले लिया H2NCrCOOH और H, अब इसका OH और ये वाला H हटा दें, तो देखिए क्या हो गया, NH2CrH CO, ठीक है, और NH, क्लियर, CrH और CO। ये जो बना है यही क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब दो अमीनो एसिड जुड़े तो एक पेप्टाइड बन गया। CPMT टाइम में सवाल पूछा जाता था, ट्राइपेप्टाइड बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड जोड़े, इसीलिए पूछा जाता था। भाई देखो जब दो जुड़े हैं तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड, एक, यानी 3 जोड़ोगे तो 2। भाई देखो एक पेप्टाइड ये है, एक और अमीनो एसिड जोड़ दें तो यहाँ भी एक पेप्टाइड बनेगा 2, और उसके आगे एक और जोड़ोगे तो 3 पेप्टाइड, इसीलिए पूछा जाता था। अब तो नहीं पूछते हैं, CPMT टाइम में ऐसे ही आते थे सवाल। तो ये क्लियर हो गया कि मतलब अगर 3 अमीनो एसिड जोड़ें तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2। बात क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। यही रिपीट होता है, ये तो स्ट्रक्चर अलग अलग है ही। अब जैसे एक ही कोई अमीनो एसिड है, जो मान लो कि एक ही अमीनो एसिड से प्रोटीन बना है, हजारों अमीनो एसिड जुड़ के, तो हजारों अमीनो एसिड में क्या रिपीट होगा, ये तो कॉमन हो जाएंगे ना, जब अमीनो एसिड एक ही है, यही रिपीट होता रहेगा बार बार, हजारों बार, तो हम उसी कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड, है कि नहीं। तो वो बन जाता प्रोटीन। ये बात क्लियर है। अब 2 बातें हमें समझनी है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स, एक कुछ अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं न्यूट्रल, कुछ को कहते हैं बेसिक, कुछ को कहते हैं एसिडिक, ठीक है। क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर बेसिक ग्रुप भी है, और अगर ये वाला ग्रुप ज्यादा है, अच्छा ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही खाली होता है COH, बहुत सारे अमीनो एसिड में कई सारे COH होते हैं, कई सारे अमीनो ग्रुप होते हैं। अगर एसिडिक वाला ग्रुप बेसिक वाले से ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड, है कि नहीं। अगर अमीनो ग्रुप ज्यादा है नंबर में तो बेसिक, अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल। बात क्लियर हुई। अब ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है आगे। तो पहले इतना देखते हैं कि जब हम कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड,
एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब COOH ग्रुप मोर देन किससे? NH2 ग्रुप। जिन स्ट्रक्चर्स में COH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप से ज्यादा वो एसिडिक। उसी तरीके से अगला क्या लिखेंगे? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड, तो बेसिक मतलब किसका नंबर ज्यादा? NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप मोर देन COOH ग्रुप। NH2 ग्रुप का नंबर COH ग्रुप से ज्यादा। और न्यूट्रल, न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या हो? इक्वल। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ COOH एंड NH2। तब आपने कहा इसको न्यूट्रल। अब यहां सुनो, इसी तरह एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक हम जानते हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है वो नॉन इसेंशियल, और जिनको आपको फूड सप्लीमेंट या सप्लीमेंट में लेना पड़े वो इसेंशियल। जो सिंथेसाइज होंगे वो नॉन इसेंशियल, जो बॉडी में नहीं सिंथेसाइज हो रहे हैं बाहर से लेन। अच्छा रुक जाए, फिर से लिख देता हूँ। उसमें क्या लिखे थे? अल्फा डी ग्लूकोज। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताएं। हो गया? फोटो खींचने में भी 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। इसमें भी फिल्टर लगा खींचना पड़ता होगा ना, है? इसका रील थोड़ी बनाना है? फिल्टर लगा। हम तो कितने सालों से मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि फिल्टर लगा फोटो लोग खींचते हैं। हाँ, दो कई अच्छे मोबाइल यूज कर डाले, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि जैसे आप हैं उससे अच्छे भी दिख सकते हैं। अभी आइडिया लगा है। देखो, चलो देखो यहाँ तो हैं कैसे पता चला, अभी पहले पढ़ रहे हैं। देखो, अब न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक के बाद मैंने कहा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जो बॉडी में नहीं बन रहा है, बाहर से लेना, और जो बॉडी में बन रहा है नॉन इसेंशियल। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से बात सुनना, जो मेन पॉइंट हमें पढ़ाना था इसमें, क्योंकि देखो टॉपिक तो है पूरे, लेकिन जो आपसे सवाल दिक्कत करने वाला है, एक तो कार्बोहाइड्रेट का था और अमीनो एसिड का। ये सवाल जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यही दिक्कत करता है। अच्छे सवाल यही, बाकी तो लाइन से अगर आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी तो हो जाएगा, बहुत सिंपल आएगा। तो ये देखिएगा ध्यान से, एक टर्म हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, या इसी को बोला जाता है बाइपोलर आयन। ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन। बहुत ध्यान से सुनना भाई, इस पूरे अमीनो एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। कोई भी जब आप अमीनो एसिड लेते हो, जैसे मैंने कहा NH2, COOH, R और H, ये अमीनो एसिड है। इसको सॉल्यूशन में जब रखते हैं ना, तो आपको मालूम है ये कैसा ग्रुप है, एसिडिक, और ये कैसा है।
आप इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड मतलब H प्लस डोनर और ब्रॉन्स्टेड बेस मतलब H प्लस एक्सेप्टर। चूंकि ये आसानी से एसिड है, ये H प्लस देता है और इसके पास लोन पेयर है तो ये H प्लस ले लेता है। ये ब्रॉन्स्टेड बेस जैसा एक्ट करता है क्योंकि H प्लस ले सकता है, और ये ब्रॉन्स्टेड एसिड जैसा क्योंकि H प्लस दे सकता है। तो ये यहाँ चला जाता है H प्लस, और अगर ये यहाँ चला गया तो देखो रिजल्ट क्या हुआ, NH3 प्लस, क्योंकि H प्लस जाएगा ना तो ये NH3 प्लस, और ये क्या बनेगा H COO माइनस, और ये R। अब यहाँ देखिए बाइपोलर का मतलब ये है कि जिसमें दो पोल्स हो जाए, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। ज्विटर आयन को ही एम्फोटेरिक आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक आयन। तो ये बन गया आपका क्या? ज्विटर आयन। यही है ज्विटर आयन। बात क्लियर हुई? तो जब कहा गया कि अमीनो एसिड को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो एक इंटरनल आयन बनाता, मतलब बाहर से कुछ नहीं किया इसने, इंटरनल रीअरेंजमेंट से आयन बना लिया। इसने अपना H डोनेट किया क्योंकि इसका काम ही है H प्लस देना, एसिड है ये, और ये बेसिक ग्रुप है तो H प्लस लेगा, तो H प्लस इसने दिया, इसने लिया, अब दोनों से क्या बन गए? आयन। तो इसका नाम हुआ ज्विटर आयन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से यहां सुनना। जो ज्विटर आयन है ये pH के हिसाब से इधर उधर मूव करेगा। pH के हिसाब से का मतलब हुआ, अगर मान लो pH कम है, pH कम है, बहुत ध्यान से सुनना भाई, pH कम है तो pH कम एसिड का होता है बेस का, इतना हम सब जानते हैं, एसिड का pH कम, यानी एसिड में H प्लस ज्यादा। बात क्लियर है? अगर हम इसको, बहुत ध्यान देना क्या करें, इसको ले जाके कम pH वाले सॉल्यूशन में डाल दें, ज्विटर आयन को कहाँ डाल दें? कम pH वाले में। कम pH में डालोगे तो कम pH का मतलब एसिड, यानी एसिड में आपने डाल दिया, और वो जो सॉल्यूशन है वो क्या देगा? H प्लस। H प्लस देगा तो यहाँ पे H प्लस कहाँ आके जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा ना, यानी ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं समझी? ये न्यूट्रल हो जाएगा। जब भी इसको तुम एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो एसिड क्या देगा वो सॉल्यूशन? H प्लस, इसको H दे करके COH बना देगा। अब ये पूरा पूरा क्या बचेगा? सिर्फ प्लस बचेगा। मतलब क्या बचेगा? कैटायन। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ना? अभी लिखेंगे ये सब, कैटायन समझते जाइए ध्यान से। मतलब ये पूरा आयन को अगर मैं उठा के किसी एसिड में डाल दूं तो क्या ये प्लस माइनस दोनों बचेंगे? सिर्फ प्लस बचेगा। यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से बता रहे हैं। इसको हमने कहा एसिड में डालोगे तो एसिड क्या देगा? H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये पूरा अब क्या बचेगा? कैटायन। कैटायन बचेगा। कैटायन मतलब प्लस। अब अगर उस कैटायन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बताओ वो प्लस किधर जाएगा? कैथोड पे या एनोड पे? कैथोड पे। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड, क्योंकि इस पे पॉजिटिव बचा है तो ये किधर जाएगा? कैथोड पे। बात समझ रहे हो? अच्छा, मान लो इसी को उठा के हम बेस में डाल दें, बेस क्या देगा? OH माइनस। OH माइनस इस H को एक ले लेगा तो क्या बन जाएगा? मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? फिर नेगेटिव। क्लियर? अब तुम अगर इलेक्ट्रोलिसिस करो तो ये कहाँ जाएगा? एनोड पर। यानी ज्विटर आयन का पीएच, सॉल्यूशन का पीएच
ये डिसाइड कर रहा है कि ज्विटर आयन कैथोड की तरफ जाएगा कि एनोड की तरफ। बात समझ में आई? यानी pH ऑफ सॉल्यूशन इन विच ज्विटर आयन केप्ट डिसाइड द मूवमेंट ऑफ दिस ज्विटर आयन की कैथोड पे जाएगा कि एनोड पे। एक ऐसा pH जिस पर ज्विटर आयन ना कैथोड की तरफ जाए ना एनोड, कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH। ये पूछा जाता है डेफिनेशन। बात समझ में आई? क्या कहा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक pH। क्या चीज है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? जिस pH पर, मैंने आपसे अभी बताया, pH बदलोगे। अब देखो इसको मैं बताता हूं क्या मैंने अभी बताया था आपसे, जो हाई और लो pH वाला। देखो मैंने क्या किया, इसको इस यहां पे लिख दिया। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, CNH3 प्लस, और यहां मैंने लिख दिया COO माइनस, R और H। ये बाइपोलर मैंने लिख दिया। और इधर मैंने लिख दिया HCNH2 COO माइनस और R, ठीक। और इधर मैंने लिख दिया HC, यहां लिख दिया मैंने NH3 प्लस COOH और R, ऐसा लिख दिया। अब यहां पे मैं कह रहा हूं ये कैसा है, बाइपोलर। बाइपोलर मतलब ज्विटर आयन ये बाइपोलर है ना। ये कौन सा ज्विटर आयन है? बाइपोलर, जिसमें दोनों है। ये भी ज्विटर, लेकिन ये क्या बन चुका है? एनायन बन चुका है। अब केवल क्या है? ये माइनस। और ये क्या बन चुका है? ये सिर्फ क्या है? कैटायन। क्लियर है एकदम? अब देखो, अब मैंने क्या कहा कि ये एनायन कहां मिलेगा, अभी आपको बताया कहां मिलेगा। समझो अब कैसे देखेंगे, नहीं ऐसे नहीं, देखो ये देखो। अब अगर बाइपोलर आयन को हमने कहा है कि आप कहां रख दो, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में रख दो, ठीक है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में रख दो। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन H प्लस देगा, इधर भी बना दें, H प्लस देगा इनको। और अगर इनको H प्लस देगा तो H प्लस कहां आके जुड़ेगा? यहाँ, यानी यही बचेगा केवल। यानी कैटायन वाला पार्ट कब एग्जिस्ट करेगा? लो पीएच पर। नहीं, लो पीएच का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब क्या देना? H प्लस। H प्लस देगा तो आपको ढूंढना है कि प्लस आ रहा है, इस प्लस से जुड़ेगा कि इस माइनस से, मतलब ये खत्म। यानी क्या बचेगा? कैटायन। यानी कैटायनिक पार्ट एग्जिस्ट एट लो पीएच। बात क्लियर है? और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? हाई पीएच पर। तो पूछा जाए हाई पीएच पर कौन सा पार्ट? इंटरमीडिएट पीएच, नॉर्मल, तो कौन सा? बाइपोलर। अगर पीएच बढ़ाओ, पीएच बढ़ाओ मतलब कैसा सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस आएगा तो इस माइनस से तो जुड़ेगा नहीं, यहां से एक H प्लस ले जाएगा, और जैसे ही H प्लस ले गया वैसे ही प्लस गायब। तो क्या बचेगा? एनायन। यानी ज्विटर आयन को अगर बेसिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो कैसा हो जाएगा? एनायनिक। और एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा? कैटायनिक। लो पीएच पर कैसा हो जाएगा? कैटायनिक। या एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा? कैटायनिक। क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट था कि सोचो, अब अगर ये हाई पीएच पे रख दिए और हाई पीएच पे रख, उधर हाई लो पीएच पे रख दिए और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो ये आयन किधर की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड कैसा? नेगेटिव, उधर ही जाएगा। और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो एनोड की तरफ। ठीक है?
यानी पीएच डिसाइड कर रहा है कि ये आयन किधर जाएगा, कैथोड या एनोड, पीएच डिसाइड कर रहा है। तो इसमें डेफिनेशन आती है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। देखो ये आता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये क्या कहते हैं, ऐसा पीएच जिस पर देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ ज्विटर आयन टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड। मतलब पीएच आयन जो ज्विटर आयन है वो ऐसे पीएच में रख दो, क्योंकि देखो जब इसको उठा के हमने हाई पीएच में रखा होगा तो ये क्या बन गया, एनायन, मतलब एनोड की तरफ जाएगा। और अगर लो पीएच पे रख दोगे क्या बन गया, कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी तो पीएच होगा जिसमें उठा के रख दें तो इसका मूवमेंट ना हो, ये ना कैथोड की तरफ जाए ना एनोड की तरफ। ऐसे पीएच को क्या कहोगे, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये हर एक, अब उतना डिटेल आपका है ही नहीं, एनसीईआरटी थोड़ा सा है, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो हर अपने अपने अमीनो एसिड का अलग अलग आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है। अपने जितने अमीनो एसिड्स हैं सबका इंडिविजुअल आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, पीएच एट विच नो नेट मूवमेंट ऑफ ज्विटर आयन towards cathode or anode is called isoelectric pH या isoelectric point। अब आईटी में हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में तो निकालने को भी देते हैं पीएच, लेकिन आपके यहाँ बहुत ही थोड़ा सा दिया है एनसीईआरटी में, तो क्या जरूरत है पीएच, वैसे ही पीएच इक्विलिब्रियम में निकालते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप निकालिए। ठीक है ना, और सवाल भी नहीं आया। ठीक है भाई, तो ये हमारा जो जितनी चीजें हमें बतानी थी कॉन्सेप्चुअली वो हो गई। अब देखो इस चैप्टर में और क्या है, मैंने कहा आपको जो लोग ये पूरा करना चाहते हैं अभी चैप्टर, हम लोग अभी रिवीजन पार्ट जब करेंगे तो इसको एक बार फिर रिवाइज कराएंगे, पूरा क्विक रिवीजन करेंगे। लेकिन जो लोग इसको पूरा करना चाहते हैं वो न्यूक्लिक एसिड आपने ऑलरेडी पढ़ लिया बायो में, कुछ बैचेज में हुआ है नहीं, जहां भी हो गया है तो जो बायो का न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा उससे बहुत 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 कम आपको यहाँ देखना है। ठीक है, यहाँ बहुत आता है ना, तो देखो बहुत कठिन सवाल जब आएगा तो बहुत आएगा तो यही सब पूछ लेते हैं कि जैसे कि 3 to 5 एंड है, 5 to 3 एंड है, ये सब जानते हो ना, जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। तो किधर से ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में किधर से चल रहा है, बहुत डिटेल आया तो, नहीं तो सिंपल वो यही पूछते हैं कि डीएनए में क्या है और आरएनए में क्या नहीं है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस, कौन कौन से प्यूरिन है, कौन से पिरिमिडीन है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल। तो बायो में जितना पढ़े हो वही इसमें भी है, उससे बहुत कम है तो आप आराम से कर लोगे। विटामिन जो है इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ना कोई स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, कौन से फैट सॉल्युबल कौन से वाटर सॉल्युबल, किस किस विटामिन का क्या क्या सोर्स है, बस तो याद करना है बस। हाँ, जैसे बायोटीन किसको कह देते हैं, या बी कॉम्प्लेक्स में B12 को क्या नाम है, ऐसे कुछ। ठीक है, इसके बाद एंजाइम्स जो है वो भी आपका बायो में ही है, क्योंकि एंजाइम्स कुल 4-5 लाइन में दिया है एनसीईआरटी, 5-6 लाइन में केवल, और कुछ नहीं। प्रोटीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं बड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स, कुछ नहीं। प्राइमरी का मतलब सिंपल है भाई, स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड है,
सेकेंडरी का मतलब है दो स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा, पढ़े हैं आप लोग। टर्शियरी मतलब थोड़ा उलझा दिया, है ना, और क्वार्टरनरी मतलब और उलझा दिया, बस। तो यहाँ भी कोई बहुत डिटेल बात नहीं है। जो पूरे चैप्टर में समझने वाला पार्ट था वो कार्बोहाइड्रेट था, और ये थोड़ा सा पार्ट था, ये मैंने बता दिया। जिन लोगों ने अभी ये फर्स्ट लेक्चर किया है वो पिछले वाले YouTube पे देख लोगे तो आपका लेक्चर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे और क्लास में।